नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की बात करेंगे। और आज हम महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन का डिफिनेशन के साथ करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका साइंस के महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को यहाँ पे कंक्लूजन तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। 20 में से आप लोग भी कमेंट करके स्कोर करके बता सकते हैं इसमें आपका 12 प्लस स्कोर है या 15 प्लस स्कोर है। तो एग्जाम के पहले प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एक प्रैक्टिस यहाँ पर टॉपिक वाइज चल रहा है। तो पहला प्रश्न दोस्तों, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? पाचक रस उत्पन्न करता है, स्त्रावी होता है, श्वसन होता है, या ये सभी की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट करें, फीडबैक करें अपनी तैयारी को और बेहतर करें। गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है दोस्तों? हम बात करें स्त्रावी की बात कर रहे हैं। मतलब आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझ गए हों तो अब और भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्योंकि दोस्तों कोशिका के कोशिका द्रव में केंद्रक के समूह कुछ थैलीनुमा कोशिकांग होता है, ऑर्गेनेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इन्हें गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कहलाते हैं या गोल्जी उपकरण की बात करेंगे। यह कोशिका के अंदर स्त्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करते हैं, इसलिए हम स्त्रावित की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, कोशिका कला, केंद्रक, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकांग में अंतर पाया जाता है, वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वह दोस्तों कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकांग में अंतर पाया जाता है। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। तीसरा प्रश्न है, आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। आई होप सभी प्यारे मित्र हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? कौन सा अंगक दोस्तों प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है कि ऐसा दोस्तों अंगक जो प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित ही नहीं होता है। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, या माइटोकॉन्ड्रिया और लवक की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है। देखिए, गोल्जी काय आपका सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दे दिया गया। लेकिन कौन सा अंगक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक यहाँ पर नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। चौथा प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? दो नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे, एक डीएनए होता है और दूसरा का नाम से जो परिचित होंगे वह होता है एक आरएनए होता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ना डीएनए टेस्ट होगा। तो कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? गोल्जी काय कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, या हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, या सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्माने हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, जो वैज्ञानिक के लिए आश्चर्य एवं खोज का विषय होता है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बहुत बार ये दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी बार एमपीपीएससी, यूपीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, यानी कि दोस्तों हाई लेवल का प्रश्न है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपके हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपके हैदराबाद है। किसकी बात कर रहे हैं? हैदराबाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान सीसी, यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। जीव विज्ञान के आधुनिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समर्पित प्रयोगशाला है। वर्ष 1987 में 26 नवंबर को दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा
ये जो जीव विज्ञान केंद्र या आपके कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, किसके द्वारा समर्पित किया गया था? प्रश्न आ सकता है। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बात करें, कब किया गया था? 1987 में किया गया था, 26 नवंबर को किया गया था। छठवां प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि हर एक क्लास हर एक सेशन आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर है। प्रश्न करेंगे, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, नाम हम बहुत सारे सुनते हैं, साइंस का टॉप क्लास का क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया, हॉक्सले ने किया, फुर्किंजे ने किया, जॉन डाल्टन की बात कर रहे हैं। तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा जाए तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाता है जीव से, जीव द्रव्य और जा से शुरू होता है और पुंजकेजे जा से खत्म होता है। यहाँ जीव द्रव्य जा से शुरू होगा और पुरकेंजे जा पर खत्म होता है। तो जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पुरकेंजे ने किया था, ये याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोशिका की क्रियात्मक जो गतिविधियाँ होती हैं वह दोस्तों केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हॉक्सले का है, लेमार का है, हेनरी का है या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? स्टेटमेंट किसका है? तो दोस्तों आपके वैज्ञानिक हॉक्सले ने कहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा है? हॉक्सले ने किया है। जी हाँ। नौवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है, ये फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। लीकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन में से इस सेशन इस क्लास में आपका स्कोर क्या है? जी हाँ, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करने वाला और कोई नहीं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न है, इसके बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और करने जा रहे हैं। 10वां प्रश्न क्या दिया गया है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जो पत्तियां होती हैं, लीव्स की बात कर रहे हैं, जैसे ये पेड़ हो गया, कुछ डालियां निकलती हैं और डालियां में कुछ पत्तियां होती हैं। तो ये जो पत्तियां होगी, ठीक है, इन पत्तियों के बारे में पूछा या बताया जा रहा है कि हरा रंग प्रदान करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, टोनोप्लास्ट करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है या इनमें से कोई नहीं? साइंस ईवीएस का पार्ट है, ईवीएस का प्रमुख पार्ट कहलाता है। साइंस की बात करेंगे, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। साइंस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो हम किसकी बात करें? ऑप्शन नंबर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। देखिए, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति के कारण होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्लोरोफॉर्म से ही क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, पौधे की पत्तियों में हरा पिगमेंट होता है। क्या होता है ये भी ध्यान दीजिए। क्या होता है दोस्तों? हरा पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? हरे पिगमेंट को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। और पत्तियों में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हरे रंग होते हैं, और देखा जाए तो पत्तियों को भी हरा रंग प्रदान भी करते हैं। स्वयं हरे होते हैं और पत्तियों को भी हरा रंग प्रदान करते हैं। और इन केमिकल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्ती का रंग जो है हरा होता है या हरा रंग पत्ती को मिल जाता है। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा गया है। गोल्जी कॉय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रियोल को या लाइसोसोम की बात करेंगे। सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। जी हाँ, वेलकम करते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली की बात कर रहे हैं, तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली होती है उसे हम लाइसोसोम की बात करेंगे। डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करेंगे दोस्तों जीवन का भौतिक आधार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। इस बार की मेहनत, इस बार की लगन बिल्कुल सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। तो जीवन का जो भौतिक आधार होता है वह कोशिका, केंद्रक, भोजन या प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जीवन का कई सारे आधार होते हैं,
लेकिन यहाँ पर अगर भौतिक आधार पूछा जाता है तो हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं। 13वां प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों कि आपका न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की, यदि भी ध्यान देना है, किसकी बात की जा रहा है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपके न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम करने वाले और कोई नहीं, हम ब्राउन की बात करेंगे और इनका पूरा नाम है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1831 में। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये न्यूक्लियस है क्या चीज़। न्यूक्लियस को ही दोस्तों हम यहाँ पे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की, ब्राउन ने की। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की, प्रश्न आ जाए तो आपको 1831 की बात कर रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। देखिए 2 प्रश्न बनते हैं, एक आपका बनता है उपस्थित, ये भी ध्यान देना है। एक प्रश्न बनेगा उपस्थित का और एक प्रश्न बन रहा है अनुपस्थित का। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, मतलब किस में नहीं होता है, हरे शैवालों में, जीवाणुओं में, कवक में, ईस्ट में। इतना तो सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि हरे शैवाल, जीवाणु और कवक, इन तीनों में क्या होता है, सभी कमेंट करेंगे। देखिए हरे शैवाल, कवक और ईस्ट, इन तीनों में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन जीवाणुओं में क्या है, अनुपस्थित होता है, ये आपको ध्यान देना है। 15वां प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे में अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को अटेंड कर रहे होंगे और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर भी आप दोस्तों जायसवाल सर को फॉलो कर सकते हैं। और फिर हमारे अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो जाके ज़रूर फॉलो और लाइक कीजिएगा, वहाँ पर भी क्वेश्चन मटेरियल आपको प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे, मॉक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 15वां प्रश्न है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। देखिए हम भोजन का अनिवार्य अवयव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अनिवार्य अवयव की बात कर रहे हैं। तो ये अनिवार्य अवयव जो होता है वह हमारा कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ऐसा पदार्थ का नाम बताइए दोस्तों, ऐसा पदार्थ का नाम जो मानव शरीर यानी आपके और हमारे शरीर में ईंधन का काम करता हो, ईंधन का कार्य करता हो। वह विटामिन है, जल है, प्रोटीन है, या हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात किया था, क्या बात किए थे दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये प्रश्न क्या कहा गया है कि ऐसा पदार्थ जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो सभी लोग जानते हैं वह कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है। देखिए हम टेबलेट कैप्सूल जो खाते हैं देखते होंगे, ठीक है, उसके अंदर जो बुखार आती है तो खाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो खाते हैं, शरीर पे दर्द होता है दर्द की गोली खाते हैं, बुखार आते तो उसको खा लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेबलेट खाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे टेबलेट में जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, कैप्सूल में, वो दोस्तों किसका बना होता है, स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, या सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए प्रोटीन और ग्लूकोज इन दोनों को तो हो ही नहीं सकता, बचता है स्टार्च या सेल्यूलोज। तो समझने वाली बात यह है कि कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए स्टार्च की बात करेंगे, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। शहद का जो प्रमुख घटक होता है वह मल्टोज है, फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है, या विटामिन की बात करेंगे। तो शहद का जो प्रमुख घटक होगा वह क्या होने जा रहा है, तो आपका जवाब अगर फ्रैक्टोज है या आपका मल्टोज है, दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, तो कन्फ्यूज क्रिएट मत करिए, कन्फ्यूज को डिक्लेयर कीजिए, कन्फ्यूज को दूर भगाइए और अपने स्कोर को और बेहतर करें। यानी प्रमुख का जो शहद का जो प्रमुख घटक है वह हमारा फ्रैक्टोज कहलाता है। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रेम से पूछेंगे, प्रेम से आप लोग जवाब दीजिएगा और प्रेम से तैयारी कीजिएगा ताकि सिलेक्शन भी आप लोगों को प्रेम से मिल सके, ठीक है। मेहनत बिल्कुल तो करना पड़ेगा भैया, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, मेहनत जितना ज़्यादा भी कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आने वाली लाइफ की बात करेंगे, आने वाली ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। तो कौन सी शर्करा दोस्तों तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, सेल्यूलोज, मैल्टोज, ग्लूकोज। देखिए तत्काल की बात कर रहे हैं, वो भी शर्करा की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान कर दे वह कोई और नहीं दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम माल्टोज की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, बिल्कुल अगर भोजन मालदार हो तो अच्छा लगता है,
ठीक है। उसी प्रकार शर्करा अगर तत्काल ऊर्जा प्रदान करना है तो हम माल्टोज की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 20वां प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें से जो आपका स्कोर हो कमेंट जरूर करें। और इसके पहले जो हमने की प्रैक्टिस सेट किए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पर्यावरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको चैप्टर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इन आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो शहद में मुख्यतः दोस्तों या क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शहद में मुख्यतः क्या होता है यही आपको बताना है और आपको बताना है और स्कोर को बेहतर करना है। तो शहद में मुख्यतः दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना 1 गिलास दूध लो, ठीक है, 1 गिलास दूध लो, यहाँ से नहीं यहाँ तक का गिलास होना चाहिए। 1 गिलास दूध में क्या डालना चाहिए, 1 चम्मच जो है यहाँ पे शहद डाल दीजिए और उसका स्वाद देखेंगे आप लोग और कितना बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि शहद में क्या होता है, मुख्यतः जो मात्रा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, शहद हनी की बात करेंगे, मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है शहद में, ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है और एक क्वेश्चन भी मिला है हमें। और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, राइबोफ्लोविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन C, एमिनो एसिड भी पाया जाता है। और 1 चम्मच यानी 21 ग्राम शहद में लगभग 64 कैलोरी, 17 ग्राम शुगर और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज, मल्टोज पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितना स्कोर किया, आपको कमेंट करके बताना है। और हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर, क्योंकि हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। आउट ऑफ 150 में से हमारा सपना है, वो जो ड्रीम्स है 125 प्लस का है, वो ज़रूर साकार होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन का रास्ता उतना ही आसान होगा। नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को धन्यवाद करते हैं। इसी तरह क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।